दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। रतनगढ़ नाम का एक विशाल साम्राज्य था, जहां पर एक महान प्रतापी राजा मदन सेन शासन किया करते थे। उनके पास पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान और प्रजा का आदर सब कुछ था। पर बस एक चीज की कमी उनको अपने जीवन में गहरी खलती थी। राजा मदन सेन की 2 रानियां थी। दोनों रानियां देखने में बेहद सुंदर थी, लेकिन दुर्भाग्यवश वे दोनों ही निसंतान थी। विवाह को कई वर्ष बीत चुके थे। हर बार राजवैद्य और ज्योतिषी राजा को संतान प्राप्ति के लिए अलग अलग उपाय बताते, यज्ञ अनुष्ठान आदि करवाते, परंतु ऐसा प्रतीत होता था कि राजा और उसकी रानियों के भाग्य में संतान सुख लिखा ही नहीं था। शुरुआती वर्षों में तो राजा धैर्य पूर्वक रहते थे और स्वयं ही दोनों रानियों को सांत्वना देते थे, परंतु कुछ वर्षों के बाद राजा मदन सेन की आंखों में भी एक उदासी गहराने लगी थी। उनके महल में रौनक तो थी, लेकिन बच्चों की किलकारियां न होने के कारण वह अधूरी सी लगती थी। प्रजा के बीच भी काना फूंसी शुरू हो गई थी कि राजा के बाद उनका उत्तराधिकारी कौन बनेगा, कौन उनके राजकाज को संभालेगा। यह विचार राजा के हृदय पर बोझ की तरह चढ़ता गया। एक दिन राजा ने मन को हल्का करने के लिए नगर भ्रमण का निश्चय किया। वे अक्सर भेष बदलकर अपने नगर में घूमा करते थे, ताकि प्रजा के दुख सुख का हाल जान सकें। उस दिन भी उन्होंने साधारण वस्त्र धारण किए और कुछ सैनिकों के साथ नगर भ्रमण पर निकल पड़े। शहर की गलियों में घूमते हुए जब वे नगर के बाहरी हिस्से तक पहुँचे, तो उनकी नजर एक छोटे से खेत पर पड़ी। वहाँ एक गरीब किसान खेत में हल चला रहा था और उसके साथ एक लड़की भी खेतों में काम कर रही थी। उसकी उम्र लगभग 18 वर्ष के करीब रही होगी। वह बिल्कुल साधारण वस्त्रों में थी, लेकिन उसके चेहरे की मासूमियत और मेहनत करते समय उसके माथे पर चमकते पसीने की बूंदें किसी हीरे की चमक से कम नहीं लग रही थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में एक अद्भुत आकर्षण था। राजा उस दृश्य को देखते ही रह गए। उस लड़की की सुंदरता और सहजता ने राजा के मन को मोह लिया था। राजा ने तुरंत अपने सेनापति को संकेत किया और धीरे से कहा कि इस लड़की का नाम पता करो और उसके पिता को हमारा संदेश देकर कहो कि हम उसकी पुत्री से विवाह करना चाहते हैं। सेनापति तुरंत किसान के पास पहुंचा। किसान और उसकी बेटी उस समय हल चलाने और बोझा उठाने में व्यस्त थे। सेनापति ने अपनी भारी आवाज में कहा, सुनो किसान, तुम्हें भाग्य ने एक बड़ा अवसर दिया है। हमारे महाराज ने तुम्हारी बेटी को देखा है और वह उससे विवाह करना चाहते हैं। किसान यह सुनकर चौंक पड़ा। उसके हाथ से फावड़ा छूट गया। उसने घबराते हुए कहा, पर मालिक, हम तो बहुत गरीब लोग हैं। राजमहल की शोभा तो राजकुमारी और राजघराने की कन्याएं होती हैं। फिर महाराज ने मेरी बेटी में ऐसा क्या देख लिया? सेनापति ने हंसते हुए कहा, राजा ने तुम्हारी बेटी को देखा है और उन्हें वह पसंद आ गई है। यह महाराज का आदेश है और उनकी इच्छा का सम्मान करना ही उचित होगा। किसान की बेटी भी यह सुनकर सन्न रह गई। उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि राजा उससे विवाह का प्रस्ताव देंगे। उसके मन में एक अनजाना सा भय भी था और विस्मय भी। किसान ने कांपती सी आवाज में कहा, महाराज की इच्छा सर्वोपरि है। अगर यह उनका निर्णय है तो मुझे इसमें क्या आपत्ति हो सकती है। कुछ ही दिनों में विवाह की तैयारियां होने लगी। नगर भर में ढोल नगाड़ों की आवाज गूंज उठी। लोग आश्चर्यचकित थे कि राजा ने एक साधारण सी किसान की बेटी को अपनी तीसरी रानी चुन लिया।
राजा की दोनों रानियां जो पहले से ही थी, वे दोनों ही यह समाचार सुनकर जल भुन गईं। उन्हें यह विवाह अपने लिए बहुत अपमानजनक लग रहा था, लेकिन राजा की आंखों में फिर से चमक लौट आई थी। वे तीसरी रानी से विवाह करके अत्यंत प्रसन्न थे। विवाह के कुछ ही समय बाद महल में परिवर्तन दिखाई देने लगा। कुछ महीनों बाद यह समाचार पूरे राज्य में फैल गया कि नई रानी गर्भवती है। यह सुनते ही दोनों बड़ी रानियों का हृदय ईर्ष्या और क्रोध से भर गया। जिस सुख से वे सालों से वंचित थी, वही सुख तीसरी रानी को आते ही मिल गया था। समय बीतता गया और अंततः महल में एक राजकुमार का जन्म हुआ। राज्य भर में उत्सव मनाया गया। नगर के लोग खुशी से झूम उठे कि अब राज्य को उत्तराधिकारी मिल गया है। राजा अपने पुत्र को देखकर भाव विभोर हो उठा। उसकी गोद में अब वह किलकारी थी जिसकी कमी उसे सालों से खल रही थी। लेकिन इसी खुशी के बीच महल की गहराइयों में कुछ विषैले बीज अंकुरित होने लगे। पहली और दूसरी रानी के चेहरे पर केवल दिखावटी हंसी थी। उनके दिल में नफरत की आग सुलग रही थी। वे अक्सर तीसरी रानी को ताने देने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी, परंतु तीसरी रानी उनकी बातों को सुनकर हमेशा चुप रहती थी। वह जानती थी कि बड़ी रानियां उसकी हैसियत को लेकर उसे ताना मारती हैं, लेकिन उसके लिए उसका पुत्र और राजा का प्रेम ही पर्याप्त था। बड़ी रानियों को उसकी यह खुशी हरगिज बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उनकी ईर्ष्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। धीरे धीरे उन्होंने षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया। एक दिन दोनों रानियों ने गुप्त रूप से एक वैद्य को बुलाया, जिसे तरह तरह के विष के बारे में अच्छा ज्ञान था। उन्होंने उस वैद्य से एक ऐसा विष प्राप्त किया जो धीरे धीरे शरीर को भीतर से खोखला कर देता था। इसे खाने वाला व्यक्ति तुरंत नहीं मरता, बल्कि दिन पर दिन कमजोर होता जाता है और अंततः मृत्यु के मुंह में चला जाता है। उन्होंने योजना बनाई कि यह विष तीसरी रानी के भोजन में मिलाया जाए। इसके लिए उन्होंने महल की एक दासी को अपने पक्ष में कर लिया। यह दासी वही थी जो रानी का भोजन तैयार करती थी। धीरे धीरे हर दिन भोजन में हल्का सा विष मिलाया जाने लगा। शुरुआत में तो कोई बदलाव नजर नहीं आया, लेकिन कुछ ही हफ्तों बाद तीसरी रानी की तबीयत बिगड़ने लगी। वह बार बार बीमार पड़ने लगी। उसका चेहरा पीला पड़ गया, शरीर कमजोर हो गया। यह देखकर राजा मदन सेन चिंतित हो उठे। उन्होंने राजवैद्य को बुलाया। राजवैद्य ने तमाम जड़ी बूटियां और उपचार किए, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। दिन पर दिन रानी की तबीयत और बिगड़ती गई। वह बिस्तर से उठने में भी असमर्थ हो गई। राजा दिन रात उसके पास बैठा रहते, अपनी प्रिय पत्नी का हाथ थामे आंसू बहाते, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। अंततः एक रात तीसरी रानी ने अंतिम सांस ली। महल में मातम छा गया। राजा टूटकर बिखर गए। जिस स्त्री ने उसके जीवन को पूर्ण किया था, वही अब सदा के लिए उसे छोड़कर चली गई थी। लेकिन यह षड्यंत्र यहीं खत्म नहीं हुआ था। दोनों पुरानी रानियां अब भी शांत नहीं हुई थी। उनके मन में यह क्रोध जल रहा था कि राजा ने उनके रहते हुए किसान की बेटी को चुना और उससे संतान पाई। अब उन्होंने सोचा, जब तक राजा जीवित है, वह गुप्तचरों के द्वारा हमारे अपराध को उजागर करवा सकता है। अगर उसे भी रास्ते से हटा दिया जाए, तो सारा राजकाज हमारे नियंत्रण में आ जाएगा। यही सोचकर उन्होंने धीरे धीरे राजा के भोजन में भी वही विष मिलाना शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों बाद राजा की सेहत गिरने लगी। बिना वजह उसका शरीर थकने लगा, चेहरा फीका पड़ने लगा
और आंखों की चमक भी गायब होने लगी। राज वैद्य बार बार उसे जड़ी बूटियां देता, लेकिन राजा की हालत सुधरने के बजाय और ज्यादा बिगड़ती जा रही थी। राजा सोचता था कि शायद यह उसकी प्रिय रानी की मृत्यु का दुख है जो उसे भीतर से तोड़ रहा है। परंतु राजा यह कहाँ जानता था कि उसकी इस हालत की असली वजह तो उसकी बड़ी रानियों द्वारा किया गया वह जहरीला षड्यंत्र था जिसकी उसे भनक तक नहीं थी। महल के गलियारों में अब एक अजीब सा सन्नाटा फैलने लगा था। सैनिकों और दासियों के बीच फुसफुसाहट थी कि महाराज पहले जैसे नहीं रहे। दोनों पुरानी रानियां बाहर से बड़ी सहानुभूति दिखाती थी, लेकिन भीतर ही भीतर उनके चेहरे पर संतोष की एक हल्की सी मुस्कान रहती थी जिसे वे चाहकर भी नहीं छुपा पाती थी, क्योंकि वे अच्छे से जानती थी कि जैसे जैसे राजा कमजोर होगा सारे राज्य की सत्ता उनकी मुट्ठी में आती जाएगी। कुछ ही महीनों में राजा का शरीर इतना दुर्बल हो गया कि वह दरबार लगाने की ताकत भी खो बैठा। वह पलंग पर पड़ा रहता और बार बार अपने छोटे से बेटे को देखने की इच्छा करता। राजकुमार अभी बहुत छोटा था, बहुत ही मासूम और अपनी माँ के बिना अधूरा। जब भी राजा उसे गोद में लेता, उसकी आंखों से आंसू बहने लगते। वह सोचता, अगर मैं भी जीवित ना रहा तो इस नन्हे राजकुमार का क्या होगा। लेकिन दोस्तों, नियति के नियम को भला कौन बदल पाया है। उसके हिसाब से तो राजा का समय भी अब पूरा हो चुका था। एक रात सोते समय राजा की सांसें धीमी होती गईं और उन्हीं पलों में उसने अपने जीवन की आखिरी सांस ली। सुबह होते ही यह खबर पूरे राज्य में फैल गई कि महाराज मदन सेन का देहांत हो गया है। नगर में शोक की लहर दौड़ गई, लेकिन महल के भीतर बैठी दोनों रानियों के मन में तो मानो यह एक जीत का जश्न था। वे सोच रही थी कि अब उनका रास्ता बिल्कुल साफ है। अब किसी प्रकार इस राजकुमार को भी खत्म कर देंगे और फिर राज सिंहासन हमारा होगा। महल की दासियों में से एक दासी थी जो चुपचाप सब कुछ देखती आ रही थी। यह वही दासी थी जो तीसरी रानी का भोजन तैयार किया करती थी और जिसे मजबूरी में दोनों रानियों का आदेश मानकर तीसरी रानी के भोजन में विष मिलाना पड़ता था। उसने राजा के भोजन में भी वही जहर मिलते हुए देखा था, इसलिए उसके दिल पर बहुत बोझ था। जब तीसरी रानी मरी थी, तभी से उसका मन अपराध बोध से जल रहा था। अब राजा की मौत के बाद उसे साफ समझ में आ गया कि अगला निशाना छोटा राजकुमार है। वह चिंता के मारे रात भर सो नहीं सकी। उसके दिल में डर और करुणा दोनों थे। उसने सोचा कि अगर मैंने अब भी कुछ नहीं किया तो मेरी चुप्पी के कारण यह मासूम बच्चा भी मारा जाएगा। मैं इस पाप में अब और नहीं डूब सकती। मुझे इसे बचाना ही होगा। अगली रात जब पूरा महल सन्नाटे में डूबा था और दोनों रानियां अपने अपने कक्ष में सो रही थी, वह दासी चुपके से राजकुमार के कक्ष में गई। छोटा सा राजकुमार पालने में सो रहा था। दासी ने कांपते हाथों से उसे उठाया और अपने आंचल में छुपा लिया। फिर वह बिना आवाज किए महल के पीछे वाले दरवाजे से चुपचाप बाहर निकल पड़ी। रात घोर अंधेरी थी। हवा में सन्नाटा पसरा था। दासी तेजी से भागती गई। उसके पैर कांप रहे थे, पर उसके भीतर एक अजीब सी शक्ति थी जो उसे आगे बढ़ा रही थी। वह जानती थी कि अगर पकड़ी गई तो उसके साथ साथ नन्हे से राजकुमार की मौत भी तय है। घंटों पैदल चलने के बाद वह जंगल के भीतर पहुंच गई। वहां ऊंचे ऊंचे पेड़ों के बीच घना अंधेरा था।
चारों तरफ जंगली जानवरों की आवाजें गूंज रही थी। वह बुरी तरह थक चुकी थी। उसने राजकुमार को कसकर सीने से लगाया और एक बड़े पेड़ की जड़ के पास बैठ गई। धीरे धीरे सुबह हुई। पक्षियों की चहचहाट गूंजी। दासी ने चारों ओर देखा तो हर तरफ जंगल ही जंगल था और यहाँ उन्हें कुछ समय तक कोई ढूंढ नहीं पाएगा। अब उसने तय कर लिया था कि वह सबकी नजरों से छुपाकर इस बच्चे को पाल पोस कर बड़ा करेगी। दिन बीतते गए। दासी ने जंगल के किनारे एक छोटी सी झोंपड़ी बना ली। खाने के लिए जंगली फल, कंदमूल और नदी का पानी था। राजकुमार धीरे धीरे बड़ा होने लगा। उसकी आंखों में वही चमक थी जो राजा की आंखों में थी। इधर राजमहल में एक अलग ही खेल चल रहा था। दोनों रानियां राज सत्ता पर पूरी तरह से अपना कब्जा चाहती थी, लेकिन राज्य के मंत्री और सेनापति परेशान थे कि महल का असली उत्तराधिकारी छोटा राजकुमार आजकल कहाँ है। वे यह तो जानते थे कि राजा का बेटा जीवित था, पर अचानक वह कहाँ लापता हो गया, यह जानना बाकी था। दोनों रानियों ने मिलकर महल में झूठी खबर फैला दी कि बच्चा बीमारी से मर गया है। सारी प्रजा शोक में डूब गई, लेकिन बहुतों के मन में रानियों के लिए शक भी था, पर वे उनके खिलाफ कुछ कह भी नहीं सकते थे। उधर जंगल में वह बच्चा हर दिन मजबूत होता गया। दासी ने उसे तरह तरह की कहानियां सुनाकर प्रकृति के बीच पाल पोस कर बड़ा करना शुरू कर दिया। उसने उसे सिखाया कि दूसरों की मदद कैसे करनी चाहिए और सच्चाई का रास्ता कभी नहीं छोड़ना चाहिए। साल दर साल गुजरते गए। राजकुमार अब समझदार होने लगा था। अब उसके जहन में अक्सर यह सवाल उठता कि उसका असली परिवार कौन है, उसका जन्म कहाँ हुआ था। दासी हर बार उसके सवालों से बचने की कोशिश करती, लेकिन अगर वह छुपाती भी तो कब तक। एक दिन तो सच को सामने आना ही था और फिर एक दिन दासी ने उसे सब कुछ बता दिया कि कैसे उसकी माँ को जहर देकर मारा गया, कैसे उसके पिता को भी धीरे धीरे मार दिया गया और कैसे उसे भी मारने की योजना चल रही थी। यह सुनकर राजकुमार की आंखों में आंसू उमड़ आए, लेकिन साथ ही उनमें दृढ़ता की आग भी जलने लगी। उसने दासी का हाथ थामा और कहा, तुमने मेरी जान बचाई, तुम मेरी धर्म की माँ हो, मैं तुम्हारा ऋणी हूँ। लेकिन अब समय आ गया है कि मैं अपने पिता की राजगद्दी वापस लूं और अपने माता पिता की हत्या का बदला चुकाऊं। उस रात जंगल की खामोशी में राजकुमार ने अपने मन में प्रतिज्ञा की कि एक दिन वह राजमहल जरूर लौटेगा। वह खुद के साथ न्याय करेगा, अपने हक के लिए लड़ेगा और दुष्ट रानियों की सच्चाई को प्रजा के सामने लाएगा। और यही प्रतिज्ञा उसकी आने वाली कहानी की नींव बन गई। राजमहल में राजा की मृत्यु और राजकुमार के गायब हो जाने के बाद दोनों रानियों ने अपने लिए एक नई चाल चली। वे जानती थीं कि राजा के बिना राज्य लंबे समय तक नहीं चल सकता। प्रजा धीरे धीरे सवाल उठाने लगी थी और मंत्री तथा सेनापति दबाव डाल रहे थे कि कोई योग्य शासक चाहिए जो राजगद्दी संभाले और न्याय प्रक्रिया शुरू करे। दोनों रानियों ने मिलकर यह निर्णय लिया कि वे दोनों अपना अपना विवाह करेंगी ताकि उनके पतियों में से कोई एक राजा बन सके और राज्य का संचालन हो सके। राज्य सभा में यह घोषणा हुई और शीघ्र ही दोनों रानियों के विवाह राजघराने के बाहर के प्रभावशाली राजाओं से कर दिए गए। इन विवाहों के माध्यम से राज्य की गद्दी को स्थायित्व मिला और दोनों रानियां अपने अपने पतियों के साथ पुनः शक्ति और ऐश्वर्य में डूब गईं।
समय बीतता गया। दोनों रानियों ने एक एक पुत्री को जन्म दिया। महल में फिर से किलकारियां गूंजने लगी, लेकिन ये किलकारियां उस सत्य को छुपाने के लिए थी जिसे वे गहराई से जानते थी कि इस राजगद्दी का असली उत्तराधिकारी तो कहीं बाहर जीवित है। साल गुजरते गए, वे पुत्रियां बड़ी होने लगी। दोनों राजकुमारियां बेहद सुंदर, विदुषी और साहसी थी। उन्हें महल में उत्तम शिक्षा दी गई। इसी बीच जंगल में पल रहा राजकुमार, जिसे दासी ने बचाया था, वह अब एक नौजवान युवक बन चुका था। उसका शरीर बहुत बलिष्ठ था। उसके मस्तक पर वही तेज था जो उसके पिता के माथे पर हुआ करता था। दासी ने उसे मेहनत, परिश्रम और संघर्ष की राह पर पाला था। उसने जंगल में रहते हुए शिकार करना, घोड़े पर सवारी करना, तलवार चलाना सब सीख लिया था। राजकुमार अब किसी भी योद्धा से कम नहीं था। एक दिन दासी ने उसकी ओर देखा और कहा, अब समय आ गया है कि तुम अपनी असली पहचान पाओ। तुम्हारे पिता राजा थे। तुम्हारी माँ को महल की रानियों ने मार डाला और तुम्हें भी मरवा देती अगर मैंने ना बचाया होता। तुम्हारे पिता की गद्दी पर तुम्हारा अधिकार है। अब उस राज्य को तुम्हारी जरूरत है। राजकुमार ने गहरी सांस ली। वर्षों से उसके दिल में जो प्रतिज्ञा थी, वह अब अंगार बन चुकी थी। उसने निश्चय किया कि वह अब महल लौटेगा। उसने लोगों को इकट्ठा किया, गांव-गांव जाकर अपनी सच्चाई बताई। लोग उसकी शक्ल देखकर दंग रह जाते थे, क्योंकि वह अपने पिता की सूरत से हूबहू मिलता था। धीरे धीरे प्रजा का समर्थन उसके पीछे खड़ा हो गया। जब यह समाचार महल पहुंचा कि असली राजकुमार जीवित है और अब वह वापस लौट रहा है, तो दोनों रानियों के होश उड़ गए। वे समझ गईं कि अब उनका खेल खत्म होने वाला है। लेकिन राजकुमार ने बदला लेने में जल्दबाजी नहीं की। उसने पहले दरबार में आकर सबके सामने अपना परिचय दिया। उसने बताया कि उसकी माँ और पिता को किस तरह जहर देकर मारा गया और कैसे दासी ने उसे बचाया। दरबार में बैठे मंत्री और सेनापति सन्न रह गए। उन्होंने तुरंत उसकी बात को सच माना, क्योंकि वे भी वर्षों से इस षड्यंत्र पर शक करते आ रहे थे। अब महल में एक नई समस्या खड़ी हो गई। राजकुमार लौट आया था और असली उत्तराधिकारी वही था, लेकिन दोनों रानियां अब भी शक्तिशाली थी और उनकी पुत्रियां विवाह योग्य हो चुकी थी। राजकुमार ने सोच समझकर चाल चली। उसने कहा, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी पुत्रियां राजघराने की प्रतिष्ठा बचा सकती हैं, तो मैं उनसे विवाह करूंगा। इससे तुम्हारी प्रतिष्ठा भी बनी रहेगी और मैं भी अपने अधिकार पर बैठ सकूंगा। लेकिन याद रखना, यह विवाह मेरे बदले की शुरुआत होगी। रानियां पहले तो हंसी। उन्हें लगा कि राजकुमार उनकी पुत्रियों से विवाह करके हमेशा उनका ऋणी रहेगा। उन्होंने विवाह को स्वीकृति दी। भव्य आयोजन हुआ। दोनों राजकुमारियों का विवाह उसी राजकुमार से कर दिया गया। यह विवाह देखने के लिए पूरा राज्य उमड़ पड़ा। लोग खुश थे कि अब राज्य का असली उत्तराधिकारी लौट आया है। विवाह के बाद राजकुमार गद्दी पर बैठा। अब वह राजा था, लेकिन यह सिर्फ सत्ता का प्रश्न नहीं था, यह न्याय का प्रश्न भी था। धीरे धीरे उसने अपनी शक्ति और प्रभाव से दोनों रानियों को उनके असली स्वरूप में दिखाना शुरू किया। पहले उसने उनके सारे अधिकार छीन लिए, जो ऐश्वर्य और वैभव वे वर्षों से भोग रही थी, वह उनसे वापस ले लिया गया। नई रानियां यानी उनकी पुत्रियां अब उसके साथ थीं। वे अपने पति के न्यायप्रिय और साहसी व्यक्तित्व को देखकर उससे प्रभावित थी। वे जानती थी
कि उनके जीवन के लिए यह विवाह मजबूरी नहीं बल्कि नियति थी। उन्होंने भी अपने पति का साथ दिया। राजा ने दरबार में खुलेआम घोषणा की, इन दोनों स्त्रियों ने मेरे माता पिता की हत्या की है। इन्होंने राज्य को छल से हथियाया है, लेकिन मैं इन्हें मौत की सजा नहीं दूंगा, क्योंकि इनके अपराधी होने का सबसे बड़ा प्रमाण इनके अपने जीवन की बर्बादी होगी। मैं इन्हें इस महल से बाहर निकालता हूँ। यह अब शाही स्त्रियां नहीं रहेंगी, बल्कि सामान्य जीवन जिएंगी, और यह उनका असली दंड होगा। दोनों रानियां कांप उठी। जिन स्त्रियों ने सालों तक सत्ता और ऐश्वर्य भोगा था, वे अब अपमानित होकर दरबार से बाहर निकाली गई थी। महल की सारी दासियां और सैनिक उन पर थूकने लगे। प्रजा उन्हें श्राप देने लगी। उनके चेहरे से घमंड का नकाब उतर चुका था। राजकुमार ने उनकी पुत्रियों यानी अपनी पत्नियों से कहा, तुम्हारी माताओं ने अपराध किया, लेकिन तुम निर्दोष हो। तुम मेरी पत्नियां हो और इस राज्य की महारानियां हो। तुम मेरे साथ रहोगी और मेरे साथ न्याय और धर्म की राह पर चलोगी। दोनों राजकुमारियां रो पड़ी। उन्होंने कहा, हम अपने पति और इस राज्य की सेवा में हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगी। हम अपनी माताओं के पाप का प्रायश्चित तुम्हारे साथ धर्म पूर्वक जीवन जीकर करेंगे। इस तरह राज्य में एक नया युग शुरू हुआ। असली राजा गद्दी पर बैठा। अपराधियों को उनकी औकात दिखाई गई और प्रजा ने चैन की सांस ली। वह राजकुमार जो कभी जंगल में छुपकर पला था, अब एक न्यायप्रिय और महान राजा बन चुका था। उसकी कथा पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाने लगी कि कैसे एक सच्चे उत्तराधिकारी ने छल कपट और पाप के साम्राज्य को न्याय और धर्म से समाप्त कर दिया। दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसी ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।